जब हम लोग मराठाओं के बारे में पढ़ रहे थे तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। मराठाओं के बारे में जब पढ़ेंगे तो हम लोगों ने देखा था कि शिवाजी ने क्या किया था कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। शिवाजी के बाद आए उनके पुत्र संभाजी। संभाजी उनके पुत्र आए और फिर उनके बाद हम लोग देखा संभाजी के बाद संभाजी को जब कैद कर दिया था, जेल में ले गया था और मार दिया गया था, तो संभाजी के बाद बने राजा राम। राजा राम के बाद ताराबाई बनी। ये जो है कि हम मराठाओं के उत्कर्ष पार्ट 2 में अगर आप लोग जाएँ तो इसका इतिहास आप लोग को देखने को मिल जाएगा कि इनका इतिहास क्या था, समझे। फिर क्या होता है कि ताराबाई के बाद साहू आते हैं। ताराबाई और साहू के बीच में युद्ध होता है, तो साहू के बाद जो अधिकार रहता है वो पेशवाओं के हाथ में रहता है। तो बालाजी विश्वनाथ जो बनते हैं ना, उनको जो है कि द्वितीय संस्थापक मराठा वंश का कहा जाता है। बहुत जो है कि ताकतवर, बहुत कुशल थे और उतने ही कुशल थे बाजीराव फर्स्ट, जिनके फिल्म नाम पर बाजीराव मस्तानी पिक्चर बनी है, समझे। अब क्या होता है आप लोगों को हम बता दें कि मराठा अगर भारत में उस समय अगर सबसे ज़्यादा कोई ताकतवर था तो मराठा थे। कौन ताकतवर था? मराठा थे। लेकिन पानीपत की तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली अहमद शाह अब्दाली से जब मराठा हार जाते हैं ना, तब जो है कि यह क्लियर हो जाता है कि अंग्रेज जो है कि भारत में सबसे शक्तिशाली हो गए और इनका मनोबल भी डाउन हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, कुशल शासक नहीं थे। ये बाजीराव सेकंड बहुत ही अयोग्य था। जो लास्ट शासक था मराठाओं का, वह बहुत ही अयोग्य था, समझे। अब अंग्रेज जब इधर से बंगाल जीते, इधर से मैसूर जीते, तब इनका नज़र कहाँ पड़ गया? मराठा साम्राज्य में पड़ गया। और मराठा साम्राज्य उस समय बहुत बड़ा साम्राज्य था। उस समय लोगों के मन में या पूरे भारतीय इतिहास के मन में ये था कि देखते हैं कि अंग्रेज का ये पूरा भारत होता है या मराठों का पूरा भारत होता है। अगर मराठा अंग्रेज को हरा दिए होते तो मराठा पूरे भारत में हो जाता और स्वराज का जो सपना था वो शिवाजी का, वो साकार हो जाता। लेकिन अयोग्य नेतृत्व के कारण बाद में अयोग्य नेतृत्व के कारण ऐसा नहीं हो पाया। बाजीराव फर्स्ट के बाद जितने भी लोग आए वो सब नॉर्मली उतने शक्तिशाली नहीं थे, उतने कुशल नहीं थे, समझे। इसलिए वो जो है कि कमज़ोर पड़ गए मराठा। और दूसरी बात, पानीपत की तृतीय युद्ध में मराठा हार भी गए थे। तो इससे जो है कि मराठाओं का मनोबल भी डाउन हो गया और इनका मनोबल जो है कि क्या हो रहा था, चढ़ गया था। क्यों? क्योंकि इधर से पलासी का युद्ध जीते, इधर से बक्सर का युद्ध जीते और इधर से मैसूर के 4 युद्ध लड़े और मैसूर में भी उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो इससे इनकी ताकत भी बढ़ा, मनोबल भी बढ़ा। और नेक्स्ट कुछ किसकी तरफ ये कर दिए? मराठाओं की तरफ। किसकी तरफ कर दिए? मराठाओं की तरफ कर दिए, समझे। इतना क्लियर हो गया। तब हम आप लोगों को बता दें, ये जो मराठा थे और अंग्रेज थे, इनके बीच में 3 युद्ध हुआ और तब जा कर के अंग्रेज़ों ने मराठा पर अपना आधिपत्य जमा लिया, समझे। देखते हैं कौन कौन से युद्ध होते थे, 3 युद्ध कब कब से होते हैं। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार जो होता है वो, उनमें अंग्रेज का नेतृत्व कर रहा था वारेन हेस्टिंग, जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। वह जो है कि प्रथम गवर्नर जनरल था, बंगाल का बना था। वह जो है कि अंग्रेज़ों का नेतृत्व कर रहा था। इसमें क्या हुआ कि जो पेशवा थे उनको लेकर के मतभेद था। पेशवा अपने में ही लड़ रहे थे कि कौन पेशवा बनेगा, कौन, मतलब पेशवों को अपने बीच में मतभेद था विचारों में। तो इसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया, समझे। और इस कारण नाना फडणवीस और वारेन हेस्टिंग के बीच युद्ध होती है, जो प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध कहलाती है। और इस युद्ध में इम्पोर्टेंट है कि इस युद्ध में कौन सी संधि होती है? सालाबाई की संधि होती है। और सालाबाई की संधि के पश्चात यह जो युद्ध होता है यह ख़त्म हो जाता है, समझे। अब से युद्ध हुआ था प्रथम मराठा युद्ध, प्रथम अंग्रेजी मराठा युद्ध। अब जो है कि अंग्रेज के मन में ये आँखों में चुभ गई थी, भारत का प्रत्येक हिस्सा इनके आँखों में चुभ गया था। और धीरे धीरे कौरा उठा के खा रहे हैं। देख रहे हो ना छोटे छोटे राज्यों को। अगर संगठित भारत रहता ना, मजाल नहीं कि भारत को छू देते। औरंगजेब था ना, ध के मसल दिए था मच्छर की तरह। क्यों?
क्योंकि सारा जो है कि औरंगजेब जो है कि पूरे भारत को मिलाया हुआ था, पूरा मतलब मुगल साम्राज्य उस समय बहुत ताकतवर था औरंगजेब के ज़माने में। धा के मसल एकदम गोड़ पर बिल के माफ़ी मांग लिए थे, समझे। लेकिन छोटे छोटे टुकड़े में बट गए थे, अपने में लड़ रहे थे, तो करे क्या, इनको भी सोने पे सुहागा हो गया। तो मौका मिलेगा तो चौका लगाएंगे ही, समझे। अब ध्यान देना कि सेकेंड एंग्लो मराठा युद्ध में क्या होता है कि लॉर्ड वेलेजली जो है इनका अंग्रेज़ों का नेतृत्व कर रहा था, और इनका नेतृत्व कौन कर रहा था, मराठों का बाजीराव सेकेंड। इन दोनों में युद्ध हो जाता है, और युद्ध में क्या होता है, अंग्रेज विजयी हो जाते हैं। और इसके फलस्वरूप भोसले में देवगांव की संधि होती है 1803 ईस्वी में, और 1805 ईस्वी में राजपुर घाट की संधि होती है। और इस संधि के बाद ये फिर से युद्ध खत्म हो जाता है। फिर क्या होता है कि थर्ड एंग्लो मराठा युद्ध होता है। थर्ड एंग्लो मराठा युद्ध में जो है कि क्या होता है कि लॉर्ड हेस्टिंग के बीच में होती है। अंग्रेज़ों का नेतृत्व कौन कर रहा था, लॉर्ड हेस्टिंग। और ये क्या कहलाता है, मराठाओं का नेतृत्व कौन कर रहा था, बाजीराव सेकेंड। ये कब हो रहा है युद्ध, 1817 से 1819 में हो रहा है। इस युद्ध में क्या होता है, हम आप लोगों को बता दें कि बाजीराव सेकेंड की हार हो जाती है, और बाजीराव सेकेंड की हार के ही फलस्वरूप मराठा साम्राज्य का पतन हो जाता है। फिर इन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों ने जो पेशवा पद था उसको डिलीट कर दिया, ख़त्म कर दिया, समझे। और इस तरह से भारत में जो एक नक्शा ये था मराठा साम्राज्य, इसका पतन हो जाता है। और ये यहाँ से लेकर के ये जब किसका हो गया, अंग्रेज़ों का हो गया, समझे। तो इस तरह से हम लोग जाने कि 3 युद्ध मराठाओं से हुआ। इसमें अंग्रेज़ जो है कि विजयी होकर के मराठा साम्राज्य को भी अपने अधीन कर लिया, और फाइनली अब ये भारत में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में स्थापित हो गए थे। अब ये जो हम बात करेंगे कि पंजाब में ये जो सिंध का इलाका है, ये जो इलाका है सिंध का इलाका है, कश्मीर का इलाका है, लाहौर का इलाका है, यहाँ पर जो है कि पंजाब के इलाकों को उसने अंग्रेज़ों ने कैसे नियंत्रण में लिया। नेक्स्ट इनका जो नियंत्रण नेक्स्ट जो इनके आँखियाँ में चुभ गया था ना, वो अब था पंजाब। धीरे धीरे बंगाल से कूच करते हुए मैसूर से मराठा, अब इनका नेक्स्ट निशाना कौन हो गया, पंजाब। अब हम जानेंगे कि पंजाब को ये किस तरह से अपने अधीन में लेते हैं। तो पंजाब को अधीन में कैसे लेते हैं, इससे पहले हम थोड़ा सिख धर्म के बारे में जान लेंगे तो आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं आपसे। ब्रिटिश शासन की स्थापना को पढ़ने से पहले थोड़ा हमें सिख संप्रदाय के बारे में जान लें, तो इनको पढ़ने में, समझने में और हमें बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा, समझे। तो ज़रा आप लोग ध्यान देना कि जो सिख संप्रदाय हैं, ये जो है कि इनके प्रवर्तक और प्रमुख गुरु कौन थे, गुरु नानक देव थे। यानी कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, गुरु नानक देव थे। और देखो, सिख धर्म, गुरु नानक देव भी हिंदू थे, सही बताएं तो। सिख धर्म जैसे हिंदू धर्म एक पेड़ हो गए ना, तो इसकी कई तने निकली हैं। एक तना बौद्ध है, एक तना जैन है, एक तना सिख है, और मेन जो जड़ है वो कौन है, हिंदू है, समझे। ये सारे सनातनी धर्म हैं, समझे, जो भारत से निकले हुए धर्म हैं। तो यह एक मान सकते हैं एक पार्ट ही है हिंदू धर्म का, मान सकते हैं एक ब्रांच है, शाखा है। तो ये सिख धर्म की जो स्थापना किए थे वह गुरु नानक देव ने किए थे। और गुरु नानक देव का जन्म कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर कब हुआ था, 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में नाना साहेब के यहाँ हुआ था। नाना साहेब एक जगह का नाम है जो पाकिस्तान में स्थित है। और ये जो गुरु नानक थे वह बाबर और हुमायूं के जो है कि क्या थे, समकालीन थे। बाबर और हुमायूं के क्या थे, समकालीन थे। इनकी मृत्यु 1539 में करतारपुर में होती है, जो कि पाकिस्तान में है। आप लोग भारत और पाकिस्तान का करतारपुर कॉरिडोर सुने होंगे। यह जो है कि सिखों के लिए एक पवित्र जगह माना जाता है। दोनों जगह जो है कि कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, समझे। और ये रहते भी कहाँ थे, करतारपुर साहिब में ही रहते थे, करतारपुर में ही रहते थे, समझे। और इन्होंने एक निःशुल्क भोजनालय चलाया, जिसे हम लोग क्या कहते थे, गुरु का लंगर कहते थे। क्या कहते थे, गुरु का लंगर कहते थे। सिख धर्म में कुल 10 गुरु थे। पहले गुरु के बारे में हम लोगों ने डिटेल स्टडी कर लिया। दूसरे गुरु
दूसरे गुरु जो सिख धर्म के थे वो कौन से थे? गुरु अंगद। कौन थे? गुरु अंगद। गुरु अंगद के बारे में अगर हम डिटेल स्टडी करें, थोड़ा जानना है, तो इन्हें लाहना के नाम से भी जाना जाता है। लाहना नहीं, लाहना, लाहना के नाम से भी जाना जाता था, नाम से भी जाना जाता था। और अगर हम बात करें आप लोग को गुरुमुखी लिपि, जो से पंजाबी भाषा है, उनकी लिपि क्या होती है? गुरुमुखी लिपि। तो गुरुमुखी लिपि के जनक भी कौन जाने जाते हैं? गुरु अंगद ही जाने जाते हैं। गुरुमुखी लिपि के जनक भी गुरु अंगद को ही जाना जाता है, समझे। और इन्होंने लंगर व्यवस्था को अस्थाई कर दिया। लंगर व्यवस्था को क्या कर दिया? अस्थाई कर दिया। यानी जो भी सिख धर्म में था, तो ये जो निःशुल्क भोजनालय था, इन्होंने क्या किया? उसको लंगर कहा जाता है। उसी लंगर व्यवस्था को इन्होंने क्या कर दिया? अस्थाई कर दिया। ये इनके महत्वपूर्ण काम थे। महत्वपूर्ण काम कौन थे? एक गुरुमुखी लिपि के जनक और लंगर व्यवस्था को अस्थाई बनाना। ये कौन से गुरु किए थे? दूसरे गुरु किए थे सिखों के, जिनका नाम क्या था? गुरु अंगद, समझे। अब हम आप लोगों को बता दें, गुरु अंगद के बाद जो तीसरे गुरु आते हैं वो थे गुरु अमरदास। कौन थे? गुरु अमरदास। तीसरे सिखों के गुरु कौन थे? थर्ड नंबर पर लोग दे देना #3 गुरु अमरदास। गुरु अमरदास तीसरे गुरु माने जाते हैं। और इन्होंने क्या किया कि एक विवाह पद्धति होती है लवन। यह जो है कि पहले जो सिखों में विवाह पद्धति होती थी वो हिंदुओं के अनुसार ही होती थी, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार। लेकिन अब जो है कि विवाह पद्धति इन्होंने एक शुरू किया, जिसका नाम, सिखों के लिए एक अलग विवाह पद्धति शुरू किया, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा? लवन नाम रखा। लवंग नहीं, लवन। लवंग से ही याद कर लेना, लवन। और अकबर जो था वह जो है कि अपनी पुत्री को इनको दे दिया था, दान में दे दिया था। अकबर अपनी पुत्री को क्या कर दिया था? पुत्री थी उनकी, बीबी भानी, उनको दान में दे दिया था। तो किस पुत्री को जो है कि गुरु अमरदास के द्वारा अकबर ने किसको जो है कि गुरु अमरदास को दान में दे दिया था? तो अपनी पुत्री बीबी भानी को दे दिया था। क्या नाम था उनका? बीबी भानी नाम था। उनको जो है कि क्या कर दिया? अमरदास को दान में दे दिया। गुरु अमरदास के बाद जो उत्तराधिकारी बनते हैं वो बनते हैं रामदास। कौन बनते हैं? चौथे गुरु, वो बनते हैं रामदास। रामदास जो है कि अमृतसर शहर के निर्माण करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिखों धर्म में यहीं से सबको क्वेश्चन उठते हैं कि अमृतसर शहर का निर्माण किसने कराया? संस्थापक कौन है अमृतसर शहर के? तो वो कौन थे? रामदास। अमृतसर के संस्थापक, अमृतसर शहर के संस्थापक। ध्यान देना, पहले अमृतसर का पुराना नाम रामदासपुर था, लेकिन रामदासपुर में ही जो शहर था उस वहाँ पर जो है कि एक सरोवर था, एक तालाब था, जिसका नाम था अमृतसर। अमृत मतलब अमृत जल, और सर का मतलब सरोवर, जैसे आप लोग रिलेटेड मान सकते हो। तो उस सरोवर के ही नाम पर इसका नाम चेंज होकर के रामदासपुर से क्या हो गया? अमृतसर हो गया, समझे। तो इन्होंने जो एक महत्वपूर्ण प्रमुख काम किया था वो क्या था कि अमृतसर शहर की स्थापना किया था, समझे। पांचवें जो गुरु हो जाते हैं सिखों में, ध्यान देना, वो कौन थे आप लोगों को बता दें? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव जो है कि पांचवें गुरु हो जाते हैं। और इन्होंने क्या किया कि गुरु पद को पैतृक बना दिया है। इससे पहले गुरु पद पैतृक नहीं था, लेकिन अब गुरु पद क्या होगा? पैतृक बन गया। यानी कि अर्जुन देव का लड़का ही अब नेक्स्ट गुरु बनेगा, समझे। तो गुरु पद को पैतृक कौन बना दिया? गुरु अर्जुन देव ने बना दिया। कौन बना दिया? अर्जुन देव ने बना दिया। और धार्मिक ग्रंथ जितने होते हैं, धार्मिक ग्रंथ में उन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन किया। धार्मिक ग्रंथ में इन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन किया।
और एक और किया कि जितने भी लोग सिख होंगे वो मसनद प्रथा की प्रारंभ की। सिख समुदाय में इन्होंने मसनद प्रथा की शुरुआत की। मसनद प्रथा जानते हो क्या होता है? मसनद प्रथा प्रारंभ की। मसनद प्रथा प्रारंभ की। मसनद प्रथा क्या होता है कि ये जो सिख होंगे ये जो कि अपनी आय का 10वां हिस्सा देंगे। तो आय का 10वां हिस्सा के लिया जाता था किस प्रथा के अंतर्गत? मसनद प्रथा के अंतर्गत। अब हम बता दें, गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया गया था जहांगीर के द्वारा। क्यों? आप लोगों को बता देते हैं। क्योंकि जहांगीर का जो बड़ा पुत्र था खुसरो, जब उसने अपने पिता के ही खिलाफ विद्रोह किया, पिता के ही खिलाफ अभियान चलाया, तब जहांगीर ने, तब खुसरो का साथ किसने दिया था? गुरु अर्जुन देव ने साथ दिया था। तो इससे क्रुद्ध होकर के जहांगीर ने इसे मरवा डाला। इनको क्या कर दिया? कत्ल करवा डाला। समझे? अब गुरु अर्जुन देव के बाद हम लोग समझेंगे कि छठवें जो गुरु होते हैं वो होते हैं गुरु हरगोविंद। कौन गुरु होते हैं? छठवें गुरु कौन होते हैं सिखों के? गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद जो है कि सिखों के छठवें गुरु होते हैं। और इन्होंने क्या किया? सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया। जब गुरु अर्जुन देव को जहांगीर मार देता है तो उन सिख संप्रदाय में क्या हो जाता है? असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो इससे जो है कि सोच करके गुरु हरगोविंद जब नेक्स्ट गद्दी पर बैठते हैं, गुरु के पद पर बैठते हैं, छठवें नंबर के जो गुरु हरगोविंद थे, तो उन्होंने सिखों को सैन्य अभ्यास दिया, उनको सैन्य संगठन का रूप दिया। समझे? और इस तरह से सिख एक सैन्य संगठन के रूप में हो गए। और नगाड़ा बजाने की प्रथा भी इन्होंने शुरू किया था। नगाड़ा बजाने की प्रथा भी किसने शुरू किया था? गुरु हरगोविंद ने ही शुरू किया था। तो इनका मुख्य काम क्या था कि सिखों को जो है कि सैन्य संगठन के रूप, सिखों को सैन्य संगठन की रूप प्रदान की। इनका जो मुख्य काम हो जाता है ये हो जाता है, सैन्य संगठन की रूप प्रदान की। सातवें गुरु जो हो जाते हैं, अब हमें सातवें गुरु के बारे में अध्ययन करेंगे आप लोग को। तो सातवें जो गुरु हो जाते हैं वो हो जाते हैं गुरु हर राय। सातवें गुरु कौन हो जाते हैं? गुरु हर राय। गुरु हर राय की अगर हम बात करें तो दारा सिकोह से इसका बनता था। दारा सिकोह से भेंट भी किया था। गुरु हर राय के बाद आठवें जो गुरु हो जाते हैं वो हो जाते हैं गुरु हरकिशन। हरकिशन भी औरंगजेब से भेंट करता है। ये दारा सिकोह से भेंट करता है और ये औरंगजेब से भेंट करता है। और 9th जो गुरु थे ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, फिर पहले गुरु नानक देव, रामदास और लास्ट में गुरु गोविंद सिंह। ये सिखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं उतना मतलब ये गुरु, लेकिन ये सब थोड़े गुरु इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। गुरु तेग बहादुर को दिल्ली में शीशगंज में औरंगजेब ने क्या किया था? कटवा दिया था, उनका मर्डर करा दिया था। समझे? किसका? गुरु तेग बहादुर का। और वहीं पर गुरुद्वारा भी है दिल्ली में, लाल किला के सामने जस्ट तुम लोग देखोगे तो वहीं पर एक गुरुद्वारा भी है। तो गुरु तेग बहादुर की हत्या जो सिखों के नौगरी थी वो उनका हत्या कौन करा था? औरंगजेब ने कराया था। कहाँ पर? शीशगंज में। औरंगजेब ने कराया था शीशगंज में। अब जो आ जाते हैं जो लास्टली हैं और सबसे इम्पोर्टेंट है, लास्ट में है और सबसे इम्पोर्टेंट है, वो कौन है? गुरु गोविंद सिंह। ध्यान देना आप सभी लोग, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा जो वीडियो अभी आप लोग देख रहे हो तो ध्यान देना। गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के लास्टवें गुरु हो जाते हैं, 10वें गुरु। इसके बाद जो है कि गुरु की पद समाप्त हो जाती है। तो इनका इम्पोर्टेंट काम क्या था? इनका जन्म जो है कि 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। क्या हुआ था? इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। और इनको सच्चा पादशाह कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कि आप ही सच्चा पादशाह हो। पादशाह एक उपाधि होती है, तो इनको सच्चा पादशाह कहा जाता था। समझे? बिहारी थे और इन्होंने ही 5 करार दिए। 5 करार का मतलब 5 के दिया। 5 के जो है कि कौन दिया? 5 के सिखों में कौन दिया? गुरु गोविंद सिंह ने दिया। और वो 5 के कौन से? देखो ये हो गया हमारा क्या?
कड़ा, ये क्या हो गया हमारा कड़ा। फिर ये हमारा क्या हो गया केस, फिर हमारा ये क्या हो गया कंघा, और दो और उन्होंने कह दिया कच्छा और कृपाण, समझे। अब ध्यान देना 5 के कौन कौन से दिया उन्होंने, कंघा, कड़ा, कृपाण, कंघा, कड़ा, केस। केस मतलब बाल, इसलिए देखते हो ये बाल बहुत रखते हैं, सीख लो। तो कंघा कौन दिया, कड़ा कौन दिया, केस दिया, और तो एक दिया कृपाण, और लास्टली दिया कच्छा। ये 3 आप लोग को दिखा दिए, समझे। अब ध्यान देना आप सभी लोग, आप लोगों को हम बता दें कि 5 के बाद अगर खालसा पंथ की स्थापना भी इन्होंने ही किया था। इससे पहले हमारे दोस्त थोड़ा हंसाने, हमारे जो स्टूडेंट थे, हमारे जो बच्चे आते हैं, या हमारे दोस्त भी मान सकते हो, ये हंसाने लगे, कह रहे हैं कि सर जी आप कंघा दिखा दिए, कड़ा दिखा दिए, केस दिखा दिए, बाकी आप 2 क्यों नहीं दिखा रहे। तो बाबू लोग एक आप लोग हैं, आप लोग खुद देख लेना, और कृपाण सभी लोग जा करके देख लेना, कृपाण आप लोग देखे होंगे, देखने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, समझे। अब देखते हैं खालसा पंथ की स्थापना जो है कि इन्होंने ही किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था, गुरु गोविंद सिंह ने किया था। 5 के किसने दिया था, गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1708 ईस्वी में इनकी भी मृत्यु हो जाती है, और इनकी मृत्यु ऑटोमेटिक नहीं होती है, ये सुना है क्योंकि तार आया भगवान जी का लेकर चले गए, नहीं, दैट्स रॉन्ग। इनकी मृत्यु गुल खान ने करता है, एक अफगानी पठान था। यह जो है कि क्या किया कि सिखों के 10वें गुरु को भी मार डाला। सिखों के 3 गुरु को तो मुख्यतः ये मुगल ही मारे हैं, सब जो जितने भी शासक हुए हैं, अफगानी पठान, फिर गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब, फिर गुरु अर्जुन देव को कौन मारा था, जहांगीर। इसीलिए सिख और जो है कि अगर हम बात करें ये मुग़ल जो होते हैं, जो मुसलमान होते हैं, इनमें थोड़ा खींचातानी चलती रहती है, क्योंकि इतिहास में थोड़ा यह गवाह है कि इन दोनों के बीच, इनके जो जितने भी गुरु होते हैं, उनको जो है कि मुसलमान जो शासक थे उन्होंने क्या किया था, सताया था, तड़पाया था, मरवाया था, बहुत अत्याचार किए थे ये सब, समझे। अब ध्यान देना आप सभी को कि हम जो है कि अब नेक्स्ट चीज़ क्या पढ़ेंगे कि इसके बाद जो गुरु पद होता है, जो गुरु एक परंपरा चली आ रही थी, वो ख़त्म हो जाता है। अब ध्यान देना आप सभी लोग, 10वें गुरु के बाद जो आते हैं वो थे बंदा बहादुर। बंदा बहादुर का उसके बाद तो है कि गुरु पद की समाप्ति रहती है, उसके बाद आते हैं बंदा बहादुर। इनका जन्म जो है कि 1670 ईस्वी में पूंछ में हुआ था। कहाँ हुआ था, पूंछ में हुआ था। और इनका मूल नाम जो है कि लक्ष्मण सिंह था, लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने इनको बंदा बहादुर के नाम से जो है कि इनको जाना गया, और उनको बंदा बहादुर नाम दिया, और इस तरह से इनका नाम बंदा बहादुर ही पड़ गया। तो बंदा बहादुर इनको नाम कौन दिया, गुरु गोविंद सिंह ने ही दिया था। और ये जो थे जब आए ना, तो गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्के चलाए, और मुग़ल सैनिकों से युद्ध भी किया, बदला लेने के लिए गुरु गोविंद सिंह को मारे थे अफगानी पठान इस कारण, और मुग़ल सैनिकों को मारा भी। लेकिन फाइनली क्या होता है, फारुखसियर जिसे घृणित कायर कहा जाता है मुग़ल साम्राज्य का, उसने क्या किया, 1716 में इनको मृत्युदंड दिया जाता है, और बंदा बहादुर को भी मार दिया जाता है। कौन मरवाता है, फारुखसियर के आदेश पर इन्हें मरवा दिया जाता है। अब क्या होता है, इनकी मृत्यु के बाद जो सिख थे ना, वह बिल्कुल बट गए थे, कई छोटे छोटे दलों में विभाजित हो गए थे। किसके मृत्यु के बाद, बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद, और 12 छोटे छोटे दलों में विभाजित हो गए थे। तो वो क्या किया कि एक कर्पूर सिंह थे, कर्पूर सिंह ने क्या किया कि सिखों के 12 छोटे छोटे दलों को जो है कि एक किया, समझे। सिखों के जितने भी संगठन थे उसको 12 संगठन में बदल दिया, 12 अलग अलग संगठनों में बदल दिया। किसने, कर्पूर सिंह ने, जिसे मिसलो कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मिसलो कहा जाता था। उस छोटे छोटे संगठन को 12 संगठन में बदल दिया, और इस तरह से इन्होंने दल खालसा की स्थापना की। दल खालसा मतलब खालसाओं का दल, यानी सिखों का दल। तो 12 सिखों के दलों का स्थापना किया। इन 12 में से एक सिख दल कौन से थे, उसका नाम था सुकरचारिया। 12 में से एक सिख दल था, मिसेल का ही एक पार्ट था, वो था सुकरचारिया। सुकरचारिया में ही महाराणा
रणजीत सिंह का जन्म हुआ। सुकरचारिया मिसलों में ही किसका जन्म हुआ? महाराजा रणजीत सिंह का जन्म हुआ। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म होता है, समझे। और महाराजा रणजीत सिंह ही वास्तविक सिख साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। सिख साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? महाराजा रणजीत सिंह ने ही किया था। इन्होंने क्या किया कि एक शासक था, दुरानी शासक, एक जो है कि शासक था जमन शाह, उसकी सहायता की। तो वह खुश होकर के दुरानी शासक जो है कि क्या दे देता है, इनको लाहौर देता है। दुरानी शासक की सहायता की, वह जो है कि खुश होकर के इन्हें क्या दे देता है? लाहौर दे देता है। और लाहौर पर ही अपना आधिपत्य जमा लेते हैं। क्या कर लेते हैं? लाहौर पर अपना आधिपत्य जमा लेते हैं। फाइनली हम आप लोग को बता दें, ये हमारा जो इलाका हो जाता है, ये इलाका, ये कुछ यही सिख साम्राज्य के अंतर्गत है। यहीं पर लाहौर है, इसके अगर आजू बाजू में ध्यान देना। तब क्या होता है कि ये लाहौर पर जो है कि शासक जमा लेते हैं और लाहौर पर शासन करते हैं। लेकिन इनकी जो धार्मिक राजधानी थी ना, वो कहाँ थी? इनकी धार्मिक राजधानी अमृतसर में थी। धार्मिक राजधानी, जैसे हमारे भारत की इकोनॉमिक राजधानी कहाँ है? मुंबई मानी जाती है इकोनॉमिक कैपिटल। वास्तविक राजधानी कौन है? दिल्ली है। तो वैसे ही धार्मिक राजधानी कौन हो गया था? अमृतसर। और वास्तविक राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। तो इन्होंने क्या किया कि 1809 में अंग्रेज़ों के साथ अमृतसर की संधि की। अंग्रेज़ों के साथ अमृतसर की संधि की। अमृतसर संधि हुआ। बेटा लोग, आप लोग बता दें, ये इतने मजबूत थे ना, कौन? महाराजा रणजीत सिंह, कि अंग्रेज इनको छूने नहीं गए। क्या हुआ कि यहाँ पर ये बंगाल जीत लिए, यहाँ से ये मैसूर जीत लिए, यहाँ से ये मराठा जीत लिए। तब इनकी बाउंड्री मैच करती थी किससे? मराठाओं की बाउंड्री, अरे अंग्रेज़ों की बाउंड्री मैच करती थी किससे? महाराजा रणजीत सिंह के से बाउंड्री मैच करती थी। तब इन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों ने एक संधि किया और ये कहा कि देखिए, सतलज के इस पार पूर्व में हमारा इलाका होगा और सतलज के पश्चिम में आप लोगों के सिखों का इलाका होगा। तो 1809 की संधि के अनुसार बस इलाका बंटवारा हुआ था, क्योंकि अंग्रेज उनसे युद्ध नहीं किए उस समय, समझे। और उस अमृतसर संधि में क्या होती है कि मराठा, अरे ये क्या कहलाता है, जो पंजाब में थे, जब सिख संप्रदाय के जो थे पंजाब में, पंजाब साम्राज्य था जो, वो एक तरफ और अंग्रेजी साम्राज्य एक तरफ, और बंटवारा हो गया अमृतसर की संधि के अनुसार सतलज नदी। आप, हम लोग इधर हैं, आप उधर रहिए। किस संधि के अनुसार? अमृतसर की संधि के अनुसार, समझे। इस बात को आप लोग नोटिस करना। और अगर हम बता दें आप लोगों को, तो लाहौर में 1809 महाराजा रणजीत सिंह बहुत ही कुशल थे और बहुत ही ताकतवर थे। इनके रहते हुए दम नहीं था कि अंग्रेज इस तरह से आँखें उठा के देख लें, समझ जाओ। क्या होता है कि 1811 से 1823 ईस्वी में कांगड़ा अटक युद्ध होता है। और इस युद्ध के बाद उन्होंने क्या किया, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर को जो है कि अपने अधीन कर लिया। मुल्तान, कश्मीर और पेशावर को जीत लिया। और जो अफ़गानी शासक शाह शुजा थे, इन्होंने नादिर शाह से कोहिनूर हीरा दिलवा दिया। नादिर शाह क्या था, मोहम्मद शाह से लूट करके ले गया था ना कोहिनूर हीरा। वह कोहिनूर हीरा जो है कि शाह शुजा ने जो है कि किसको दे दिया? महाराजा रणजीत सिंह को दे दिया। यानी कि अब कोहिनूर हीरा पर अधिकार किसका हो गया? पंजाब के जो साम्राज्य थे महाराजा रणजीत सिंह के हाथों में आ गए, समझे। फाइनली क्या होता है कि महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु 1834 ईस्वी में हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद अंग्रेज जो है कि अब निशाना में ले लिए किसको? पंजाब जो साम्राज्य था उसको निशाने पर ले लिए। क्यों? क्योंकि इनका जो लड़का था महाराजा दिलीप सिंह, यह अयोग्य था, यह कुशल नहीं था। और उस समय ये छोटा था, तो उस समय उनकी संरक्षिका बनी महारानी जिंद कौर। महारानी जिंद कौर थी, इनकी छोटी महारानी थी, और इन्हीं का पुत्र था महाराजा दिलीप सिंह, समझे। तो महारानी जिंद कौर बहुत ही कुशल थी। इनके ही डर से अंग्रेज जो है कि जल्दी देख नहीं रहे थे पंजाब साम्राज्य की तरफ।
लेकिन फिर भी अखिया में तो धंस गया था ना, समझे। तब इन्होंने क्या किया कि फर्स्ट आंग्ल सिख युद्ध लड़ा 1845 से 46 ईस्वी में, और उनमें जो है कि क्या होती है कि इनकी हार हो जाती है, और उसके फलस्वरूप लाहौर की संधि होती है, भैरववाल की संधि होती है। तो लाहौर की संधि, भैरववाल की संधि किससे रिलेटेड है? आंग्ल सिख युद्ध प्रथम से रिलेटेड है, फर्स्ट आंग्ल सिख युद्ध से रिलेटेड है, जो किसके बीच में हुआ था? महारानी जिंद और अंग्रेज के बीच हुआ था, समझे। सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 में होती है, और यह जो है कि किसके बीच में हुआ था? उन्हीं के बीच में हुआ था, महाराजा दिलीप सिंह के बीच में और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था। इस युद्ध में क्या होता है कि महाराजा दिलीप सिंह हार जाता है, और जो कोहिनूर हीरा पंजाब साम्राज्य में था उसको जो है कि अंग्रेज छीन लेते हैं, और उसको छीनने के बाद क्या करते हैं, हम आप लोग को बता दें कि महारानी विक्टोरिया को दे देते हैं। और आज भी वो कोहिनूर हीरा महारानी के महल में रखा हुआ है। आप लोग इंग्लैंड जाएंगे तो आज भी वो कोहिनूर हीरा है। सोचो कोहिनूर हीरा किस तरह से ट्रांसफ़र होता गया, समझे। अब ध्यान देना आप सभी लोग कि इस युद्ध के बाद जो महाराजा दिलीप सिंह थे, इनको पेंशन पर भेज दिया गया। ले भाई तू 50 के पाउंड ले करके 50,000 पाउंड वार्षिक लेना, समझे। और इनको इंग्लैंड भेज दिए, और अंत में क्या किए? ईसाई धर्म भी अपना लिए, समझे। ईसाई धर्म अपना लिए और इंग्लैंड में भेज दिए पढ़ने के लिए, और पंजाब से भगा दिए। और अंततः 1849 में पंजाब को भी अपने हाथों में अंग्रेज कर लेते हैं। अब इनके हाथ में बस एक ही चीज़ अभी धंसा था, इनके निगाह में एक ही चीज़ अब धंसा था, अवध। अब पंजाब को जीतने के बाद जो लास्ट बच जाता है भारत में, वह जो है कि अवध बच जाता है। छोटा सा था अवध, आप लोगों ने सुना होगा। अवध कहाँ पर है? राम सकल गुरुधाम के में। अवध में ऐसा ऐसा एक दिन आया, निष्कलंक माँ सीता पे प्रजा ने मिथ्या दोष लगाया। तो अवध जो है कि अयोध्या पश्चिम, ये उत्तर प्रदेश है, इसी से रिलेटेड है। तो पश्चिम में कन्नौज से लेकर के, पश्चिम में कन्नौज से लेकर के पूर्व में कर्मनाशा नदी तक अवध का राज्य जो है कि फैला हुआ था, और नेक्स्ट जो है कि अवध ही बच गया था। वैसे 1764 बक्सर के युद्ध के बाद अवध में अंग्रेज़ों का आधिपत्य जम ही गया था, लेकिन पूर्णतः वहाँ पर जमा नहीं था आधिपत्य। वहाँ पर वैसे अवध के जो नवाब थे वो शासन कर ही रहे थे, समझे। अब देखते हैं अवध जो साम्राज्य था वो बना कैसे था। मुगल साम्राज्य के विघटन के फलस्वरूप कई राज्य बने थे, उसमें भी था एक अवध। अवध मोहम्मद शाह रंगीला के समय में बना था। मोहम्मद शाह रंगीला के समय सआदत अली खान अवध के क्या थे? सूबेदार थे, अवध के संरक्षक थे, अवध के सूबेदार थे। तब इन्होंने क्या किया कि जब देखा कि मोहम्मद शाह रंगीला कमज़ोर है, तो उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया और अवध के संस्थापक बन गए। 1739 में इन्होंने विष खा करके आत्महत्या कर ली। वैसे अवध में कई शासक हुए, लेकिन जो मुख्य शासक हैं हम उनका ही चर्चा करेंगे। और मेन मुख्य शासक हैं अवध साम्राज्य में 4, एक स्थापना सआदत अली खान, और बाकी और 3 हैं जिनके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। सुजाउद्दौला मुख्यतः जिसके बारे में जानना जरूरी है, इसने पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था। तो उस युद्ध में ये सुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे, उन्होंने किसका साथ दिया था? अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था, समझे। और इनसे रिलेटेड एक फैक्ट ये इंपॉर्टेंट है, और दूसरा फैक्ट इनसे ये रिलेटेड है कि 1764 में बक्सर के संयुक्त युद्ध में ये हार गए थे। और जब 1764 बक्सर के संयुक्त युद्ध में हार गए थे, तो उन्होंने इलाहाबाद की दूसरी संधि स्वीकार की, और उस संधि के अनुसार अंग्रेज़ों का रख रखाव का खर्च सारा किसे देना था? सुजाउद्दौला को ही देना था, यानी अवध का नवाब ही देगा, समझे। तो उसी समय अवध जो है कि हल्का फुल्का नियंत्रण अंग्रेज़ों का हो गया था, लेकिन पूर्णतः नियंत्रण नहीं था। लेकिन अंग्रेज चाहते थे कि हम पूर्णतः नियंत्रण में अवध को भी ले लें।
क्यों? क्योंकि आप लोगों को बता दें कि वो बंगाल जीत चुके थे, मैसूर जीत चुके थे, मराठा जीत चुके थे, पंजाब भी जीत चुके थे, सारा इलाका ये सब जीत चुके थे। अब जो बचा था वह था अवध, और अवध बंगाल और मराठा की बाउंड्री के बीच में एक माध्यम का काम करता था। तो ये जो है कि अवध को जीतना भी इसीलिए चाहते थे। क्या होता है कि बक्सर के युद्ध में जो है कि संयुक्त युद्ध में तो हार जाते हैं। अब क्या होता है, जो तीसरा इम्पोर्टेंट इसमें शासक है वो आसफ उदौला है। आसफ उदौला ने इनकी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ में चेंज कर दिया। इसीलिए लखनऊ को सामान्यतः तुम लोग सुने हुए कहा जाता है नवाबों का शहर। नवाबों का शहर किसको कहा जाता है? लखनऊ को कहा जाता है। तो आसफ उदौला जो है कि क्या किया, फैजाबाद से अपनी राजधानी कहाँ चेंज कर दिया? लखनऊ। फैजाबाद आज अयोध्या के रूप में, अयोध्या के नाम से जाना जाता है। तो ये अवध का जो राजधानी शुरुआती में थी वो कहाँ थी? अयोध्या थी, जो पहले फैजाबाद के नाम से जानी जाती थी। और इसने क्या किया कि अयोध्या से राजधानी कहाँ कर दिया चेंज, यानी फैजाबाद से कहाँ चेंज कर दिया? लखनऊ में कर दिया। इसके लिए इम्पोर्टेंट है। और दूसरा, इसने क्या किया कि लखनऊ में बिना स्तंभ के, बिना खंभे के इमामबाड़े का निर्माण किसने कराया था? आसफ उदौला ने नहीं कराया था। आप जाइएगा अगर लखनऊ में तो इमामबाड़ा आपको दिखेगा, एक बार ज़रूर देखिएगा। वो ऐतिहासिक धरोहर के रूप में लोग वहाँ पर घूमने जाते हैं, समझे। अब हम बात करें अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह था। वाजिद अली शाह अच्छा था, जैसे तैसे चला रहा था अवध के शासन को, लेकिन इनके नज़र में तो धंस गया था। तो अब इसने क्या किया कि अंग्रेज़ों ने क्या किया कि जेम्स आउट्रम को भेजा और वहाँ पर रिपोर्ट किया। जेम्स आउट्रम ने एक झूठा रिपोर्ट तैयार किया कि वाजिद अली शाह अयोग्य है। यह जो है कि आरोप लगाया कि यह अयोग्य शासक है और शासन बढ़िया से नहीं कर रहा है, अवध के लोगों को सता रहा है, समझे। तो अब इस तरह से उन्होंने इस पर आरोप लगा करके, केवल आरोप लगा के मात्र, और 1856 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अवध पर भी संपूर्ण कब्जा कर लिया, समझे। तो इस तरह से इस वीडियो में अब तक हम लोगों ने देखा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के टॉपिक में कि अंग्रेज़ों ने किस तरह से भारत पर कौन कौन सी युद्ध जो जीत करके भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करते हैं, उसका हम लोग दोबारा पुनरावलोकन कर लेते हैं। ध्यान देना, 1757 में बंगाल का युद्ध, 1764 में बक्सर का युद्ध, फिर उसके बाद मैसूर में 4 युद्ध लड़ते हैं, समझे। मैसूर में 4 युद्ध लड़ते हैं। उसके बाद मराठा से 3 युद्ध लड़ते हैं। उसके बाद सिखों से 2 युद्ध लड़ते हैं। और अब बता दें सिखों से एक रिलेटेड फैक्ट जो छूटा था, चिलयावाला का युद्ध जो था वो सिखों के, एंग्लो सिख के जो दूसरा युद्ध था उससे रिलेटेड था, समझे। चिलयावाला का युद्ध, तो 2 सिखों से युद्ध करके पंजाब को भी अपने में मिला लिया और लास्टली अवध पर जो है कि आरोप लगा दिया 1856 ईस्वी में, क्या कि आप अयोग्य हैं, और लास्टली अवध को भी अपने हाथों में ले लिया। अब इससे क्या होता है कि उन्होंने संपूर्ण भारत को अपने अधीन कर लिया 1856 आते आते। फिर क्या होता है कि अब अंग्रेज़ों के खिलाफ ज्वाला भड़क उठती है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर कौन सी ब्रिटिश नीतियाँ थी, उनकी नीतियाँ क्या थी, उनकी पॉलिसी क्या थी, और 1857 का विद्रोह क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में अब हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। यहाँ पर क्या होता है, 1857 विरोध होने का कारण अवध के जो नवाब थे उनको अयोग्य करार करके हटा दिया जाता है, लेकिन वो अयोग्य नहीं थे, समझे। वहाँ पर सैनिक छावनियाँ बन गई थी, तो इससे क्रुद्ध होकर के जितने भी लोग बचे खुचे थे वो अंग्रेज़ों के प्रति असंतोष की भावना उठ गई थी, जिसके फलस्वरूप 1857 का विद्रोह होता है, जिसको जो है कि भारतीय इतिहास का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। भारतीय इतिहास का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब होता है? 1857 में होता है। और 1856 ईस्वी तक इन्होंने संपूर्ण भारत पर इस तरह अधिकार कर लिया था। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्रिटिश नीतियों के बारे में चर्चा करेंगे। अब तक के वीडियो आप लोग सहयोग करिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।